हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद रजत। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीएल 2025 के बारे में, कि उसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या उसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर ही है, तो आइए देखते हैं। और ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब जितनी मैंने पढ़ाई कर रखी है और जितनी मुझे और आगे भी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग है कैसे क्या मैं करूँगा, कैसे क्या चीज़ें करूँगा। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि अगर आपने ये वाला सीजीएल का आपने अगर मिस दिया है तो फिर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी खासी है, तो आपको थोड़ा सा बस उसे पॉलिश ही करना है। बस मेरे अकॉर्डिंग शायद यही है, और जीएस थोड़ा ध्यान से देना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। एसएससी सीजीएल 2025 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो एसएससी का कैलेंडर जैसे कि आप जानते हैं जारी हो चुका है, जो कि आपको इस साइड पे दिख भी रहा होगा। और आप इसके अकॉर्डिंग ये भी देख सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट होना है 22 अप्रैल 2025 को, दिन ट्यूसडे होगा, मंगलवार का दिन। तो इस दिन इसका फॉर्म आएगा और फिर 1 महीने तक लगभग फॉर्म चलता है। फिर इसके बाद टीयर 1 का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि जून में ही होगा। तो जैसा कि 2024 में एक्सपेक्टेड डेट सितंबर थी और 9 सितंबर से पेपर चालू हो गया था। मेरा पहले ही दिन 9 सितंबर को ही प्री का एग्ज़ाम था। तो जैसे कि अगर जून की एक्सपेक्टेड डेट है और मैं 1 जून को ही लेकर चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आज से अपने पास 127 डेज़ हैं। लेकिन वही है ना कि कुछ अनकंट्रोलेबल्स चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कि हमें पढ़ाई उस दिन छोड़नी ही पड़ेगी या हमें कहीं जाना ही पड़ेगा। तो मैं हर महीने का अगर 5 भी ऐसी छुट्टियां रख लूँ ना, तब भी अपने पास, मैं सब कुछ हटाने के बाद तब भी 127 नहीं, अपने पास 100 दिन है। और 100 दिन मैं कह रहा कोई बिगिनर इंसान भी होगा ना, तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट मैं नहीं कहूँगा, अपने लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग दोबारा पेपर देने जा रहे हैं। मेरा सेकंड अटैम्प्ट होगा 2025 वाला, तो उसके लिए हम देखने जा रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है माई स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 100 डेज। तो नेक्स्ट 100 डेज की स्ट्रैटेजी हम लोग अलग अलग में अलग अलग डिस्कस करेंगे। ये हर दिन साथ में चलेगी। हम पहले सुबह जा करके इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर एक मॉक देंगे। शाम को आकर के जीएस पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर जीएस पढ़ेंगे, फिर टाइपिंग करेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो होपफुली आपको ये पसंद आए या आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। और मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरी ये स्ट्रैटेजी सही है, क्योंकि मैं अभी जिस जगह स्टैंड कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंग ही सही है। तो आइए देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यानी कि मैथ्स में मुझे भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना बचा हुआ है, किस्तें, सीआई सेक दोनों बची हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलीगन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मिक्सचर बचा हुआ है। ये चैप्टर्स मैंने भी पढ़े नहीं हुए हैं, मतलब कुछ रीज़न से छूट गए। और बाकी कुछ ये भी होता लगा कि मैं प्री के सेक्शनल मॉक देता रहता था, तो मुझे ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, और थोड़े लगे भी तो छूट गए कुछ रीज़न से। तो अगर मैं इन 7 चैप्टरों को, अगर मैं 7 दिन एक चैप्टर अगर पढ़ता हूँ, यानी कि मैं लेक्चर लेता हूँ, उसके सवाल सॉल्व करता हूँ, तो अभी मेरे 49 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन लेकिन अभी मैंने सोच रहा हूँ कि मैं पहले रिवीजन कर लूँगा। जितनी भी मैथ मैंने पहले पढ़ रखी है, लाइक ज्योमेट्री के फार्मूलाज हो गए, अलजेब्रा के हो गए, 2D 3D मेंसुरेशन के हो गए, CISI के हो गए, जितने भी फार्मूलाज है वो सारे फार्मूलाज मैं रिवीजन कर लूँगा। इसके लिए अगर मैं खुद को 7 दिन दे देता हूँ, तब भी 56 डेज के लेकर के अगर मेरे पास 60 डेज भी अगर बच रहे हैं, तो 60 डेज के बाद मेरी मैथ खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं डेली 1 से 2 लेकर के मॉक दूंगा, सेक्शनल मॉक दूंगा, और उसका बहुत डीप एनालिसिस करूंगा। जो क्वेश्चन मेरे नहीं हुए उनका एनालिसिस तो करना ही करना है, उनका कॉपी नोट डाउन करूंगा। और जो क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं उनको भी मैं और देखूंगा कि इसको और टाइम के अंदर कैसे किया सकता है, और जल्दी कैसे किया सकता है। तो वेरी डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे, और उसकी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि आपको डीप एनालिसिस कैसे करके करना है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा। अब हम लोग आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। तो इसमें मेरे कुछ चैप्टर्स हैं जो बच गए हैं। वही हुआ कि मैंने रीजनिंग की तैयारी ही मॉक देना चालू किया था, तो मुझे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते गए वो उन्हें मैं पढ़ता गया, और जो नहीं लगते गए उन्हें मैं छोड़ता गया। कुछ चैप्टर अपने आप आते चले गए, कुछ को थोड़ा सा पढ़ना पड़ गया। जैसे उनमें से कुछ चैप्टर जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ रखे हैं, उनमें चैप्टर में पहला है सिलॉक्स, दूसरा इनइक्वालिटीज़ है, तीसरा डाटा से एफिशिएंसी है, चौथा एनालिटिकल रीजनिंग है, पांचवा नॉन वर्बल है, वेन डायग्राम है, काउंटिंग फिगर्स है। अगर इनकी मैं बात करूं, जैसे एक में मुझे 6, 2, 1, 3, 5, 1, 4 टोटल 22 लेक्चर्स हैं, जिन लेने मुझे 22 दिन ही लगने चाहिए। मैं अगर 25 दिन मान लेता हूं तब भी मेरा ये काम इतने में हो जाए। और इन 22 लेक्चर यानी कि ऑलमोस्ट मैं 25 दिन में अगर ले लेता हूं, तो 25 दिनों के बाद मेरी रीजनिंग ऑलमोस्ट पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैंने पीयूष वासना सर का मेंस का बैच ले रखा था, पूरी करियर का मेंस का बैच ले रखा है 2024 के लिए। तो उसमें कुछ पीयूष वासना सर ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है नोट्स की, जिस पर पे ये चैप्टर दिए गए हैं। तो इनकी अगर मैं पूरे पूरे रिवीजन कर भी लेता हूँ, तब भी मेरे पास नॉट मोर देन 2000 ज़्यादा सवाल नहीं है, 2097 के आसपास सवाल हैं। तो अगर मैं डेली 50 क्वेश्चंस भी करता हूँ ना, तब भी 45 डेज में वो भी निपट जाएगा। 45 डेज इधर के, 25 डेज उधर के, तो 70 डेज में पूरी पूरी मेरी ख़त्म हो जानी चाहिए।
रीजनिंग, तो मैं वही सोचा। लेकिन वही है ना कि अभी कुछ चैप्टर्स रीजनिंग में ऐसे होते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो वो आपको फंसा देंगे ही देंगे। तो उनमें से एक चैप्टर है एनालॉगी। तो जैसे ये जब 70 डेज़ का पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं डेली 1 से 2 मॉक तो दूंगा ही दूंगा। लेकिन मैं एनालॉगी परमानेंट पढ़ता रहूँगी। एनालॉगी का मेरे हिसाब से कोई अंत नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, उसको जब छोड़ना होगा तो वो छूट ही छूट जाएगी। तो इसलिए 1 से 2 डेली मॉक देंगे, उसका डीप एनालिसिस करेंगे, बहुत डीप एनालिसिस, सेम एज मैथ की तरीके कि जो क्वेश्चन नहीं हो पाया वो तो करना ही करना है, उसका मतलब कॉपी वगैरह पूरी बना लेनी है। लेकिन जो हो गया है उसको भी देखना है कि इसको और जल्दी कैसे किया जा सकता था, तो वो चीज़ करनी है। और मेरे अकॉर्डिंग अराउंड 70 डेज़ में पूरी रीजनिंग भी खत्म हो जाएगी। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 डेज़ मतलब 70 डेज़ नहीं कि आज से आप जोड़ लो कि हाँ भाई 60 दिन बाद, यानी कि वही अप्रैल में आप मेरे पास आकर हो हाँ भाई हो गया सिलेबस खत्म, वो चीज़ नहीं है। जैसे मैं बताया ना कि हर महीने 5-6 दिन ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल्स होते हैं कि आप उनमें कंट्रोल नहीं कर सकते, तबीयत खराब हो जाएगी, कोई घर पे आ जाए, किसी रिश्तेदार के जाना पड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, आपको उस दिन पढ़ाई छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी। तो वही चीज़ें हैं, तो उसको हटाने के बाद मतलब 70 डेज़, तो 70 डेज़ मतलब 90 डेज़ आप मान सकते हो या कुछ भी, तो उतने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो अब बारी आती है उस सब्जेक्ट की जिसमें हम हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बेशक बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत बिल्कुल यहाँ पे लगता है। तो वो चैप्टर है, वो सॉरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे तरुण ग्रोवर सर से। तो इंग्लिश में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक ग्रामर होता है, एक वोकेबलरी होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। तो ग्रामर में अपने अंदर आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन। मैंने नाउन और वॉइस और नरेशन तीनों ही चैप्टर तरुण ग्रोवर सर से अभी कंप्लीट कर रखे हैं। अभी मुझे प्रोनाउन पढ़ना है जिससे 10 लेक्चर होंगे, वर्ब जिसके 8, एडवर्ब 6, एडजेक्टिव 7, प्रीपोजिशन 6, कंजक्शन 2, और टेंथ के देखते हैं कितने लेक्चर होते हैं, मैं बाद में पढ़ता भी हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। अप्रॉक्स 40 डेज़ में ग्रामर का पोर्शन मैंने निपट जाना चाहिए। सेम ऐसी 40 डेज़ को 40 डेज़ नहीं लेना है, वो 5-6 दिन ऊपर नीचे या 10 दिन ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं डेली सिर्फ मॉक दूंगा, PYQs सॉल्व करूंगा पिनाकल बुक से या कहीं से जहाँ से मुझे मिलते हैं, और फिर इसके बाद सिर्फ डीप एनालिसिस करना है। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग मैं ग्रामर के लिए और कुछ नहीं करूंगा। अब आते हैं सबसे मेजर पार्ट इंग्लिश के, जो कि है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में अपने पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं और ईडियम फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम एक एक की बात करें तो मैं ये सब ब्लैक बुक से ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं पूरी वोकेबलरी ब्लैक बुक से ही पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑल सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1344 है, लेकिन मैं 1060 के अप्रॉक्स कर चुका हूँ। और फिर इसका टॉप 100 साइनोस एंटोस बचेंगे। साइनोस 1163 हैं। टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड साइनोस होते हैं। फिर ऑल एंटोस हो गए या टॉप 100 एंटोस हो गए। टोटल 2678 है। अगर मैं इसको पुराना रिवीजन लेकर के अगर मैं 3000 भी ले लेता हूँ, और मैं इसको अभी तो मैं करंटली डेली 25 याद कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं डेली 30 याद करूँगा, कुछ दिन बाद मैं डेली 35 याद करूँगा, उससे कुछ दिन बाद मैं डेली 40 भी याद करूँगा। तो मेरे अकॉर्डिंग विद इन 90 डेज पूरे साइनोस एंटोस खत्म हो जाने चाहिए। फिर से बारी आती है ईडियम एंड फ्रेजेस की। तो जैसे इसमें पे टोटल 1991 हैं, 200 और 200 इसमें एड ऑन पहले से ही हैं। 1791 प्लस 200 मोस्ट रिपीटेड वाले हैं। तो अगर डेली 79 पेजेस हैं, अगर मैं डेली 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज करके डेली याद करना चालू करूंगा, तब भी मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग 60 डेज में ईडियम फ्रेजेस खत्म हो जाएंगे। फिर बारी आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में टोटल 2023 हैं, 200 एड ऑन करके। तो टोटल 76 पेजेस है। वही है कि डेली 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज करके याद करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग विद इन 50 डेज में निपट जाना चाहिए। और जैसे कि अगर हम थर्ड पार्ट इंग्लिश की बात करें, जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसमें के अंदर पैराजम्बल्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया और कॉम्प्रहेंशन हो गया। तो इन तीनों के लिए मेरे पास मतलब वही ना कि थोड़ा देख कर लगता तो है कि हाँ ये सही है, तो मतलब वही 60-70% सही हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम लोग ये निकलेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे ऑल प्रैक्टिस बाई क्लासेस बाय तरुण ग्रोवर सर, जो कि यूट्यूब पर इस समय फ्री पढ़ा रहे हैं तरुण ग्रोवर सर। तो हम लोग उनकी वही फ्री वाली क्लासेस देखेंगे। मैंने 1-2 क्लासेस अभी देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और बाकी मेरे पास एक वो जो पीली बुक नहीं आती है, मैं भूल गया, यहाँ पर आपको फोटो आपको दिख रही होगी उसकी। तो उस पीली वाली बुक से भी मैं, नियॉन क्लासेस की बुक होती है, उससे मैं प्रैक्टिस भी करूँगा थोड़ी बहुत। और फिर अब आता है मोस्ट दर्द भरा चीज़, जनरल अवेयरनेस, जो कि मेरा दर्द, आपका दर्द, सबका दर्द है। मेरे इस बार जनरल अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर ही आए, ये बहुत कष्टकारी है। तो इसके लिए हम लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे हमारे आपके सबके प्यारे परमार सर से। तो इसमें सबसे पहले अपने पास आती है पॉलिटी में 14 लेक्चर हैं, जिसमें मैं 8 में अभी ले चुका हूँ, 6 मुझे और पढ़ने बाकी रह गए हैं। फिर ज्योग्राफी में 16 लेक्चर हैं। हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स में 10 लेक्चर हैं। साइंस के अंदर बायोलॉजी में 10, केमिस्ट्री में 6 और फिजिक्स है। स्टैटिक के में अपने पास 13 लेक्चर हैं। करंट अफेयर्स मुझे भैया बहुत डर लगता है, तो करंट अफेयर्स
मेरे अकॉर्डिंग अभी जो मेरा मन है, मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स आती नहीं है भाई। 2022, 2021, 2023 की पूछ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। परमार सर भी ये कहते हैं उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने पहले का पूछा हो तो इंसान पढ़े भी, इतना पुराना कैसे इंसान पढ़ सकता है। तो मैं अभी तो नहीं पढ़ने वाला हूँ करंट अफेयर्स, फिर बात की बात बाद में देखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑलमोस्ट मुझे 90 डेज लगना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पिनाकल भी पढ़ लूँ, साथ साथ निपट जाए। और इसके बाद मैंने करियर वेल का जैसे बताया था ना कि मैंने मेंस का मैंने बैच ले रखा था, तो उसमें मुझे एक सर हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है, गोल गोल चश्मा लगाते हैं। तो उनसे 500 क्वेश्चंस उन्होंने हर सेक्शन के उन्होंने दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैं वो जरूर कर लूँगा। और फिर एज यूजुअल हर बार आती है तो PYQ सीरीज जरूर आएगी परमार सर की, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है काफ़ी लोगों के लिए। तो मैं PYQ सीरीज पार्ट 5 परमार सर से पढ़ लूँगा, और जब प्री क्लियर हो जाएगा तो सर निट्टो सीरीज में परमार सर से कंप्लीट कर लूँगा। तो मेरी GS में पूरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं भागना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उतना ही चाहता हूँ कि हाँ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स मेरा हो जाए, और वही 500 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कर लूँ, PYQ सीरीज में पढ़ लूँ और निट्टो सीरीज में पढ़ लूँ। इसके अलावा मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। प्री जब देंगे तो मुझे समझ में अपने आप आ ही जाएगा कि मेंस के लिए और ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है। बाकी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू परमार सर इससे ज़रूरत नहीं है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर रहने देते हैं। अगर बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर अभी मैंने कुछ नहीं सोचा कंप्यूटर में, बट मेरा ऐसा मन है कि परमार सर के ऐप में एक टीचर पढ़ाते हैं कंप्यूटर, उनसे ही मैं पढ़ लूँगा। 25-26 लेक्चर्स हैं तो वो मैं देख लूँगा, लेकिन उसको अभी नहीं। मैंने ये सोच रखा है कि दिन के आखिरी आधे घंटे में मैं कंप्यूटर और टाइपिंग की प्रैक्टिस करूँगा। तो अभी मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टाइपिंग में करेंटली मेरे 20 से 22 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं। मैं डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करूँगा। सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके ऐप है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा उसका इंटरफेस मुझे लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि विद इन 2 मंथ्स मेरे 40 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर की स्पीड चली जाएगी, जो कि CGL CHSL दोनों के लिए ही ठीक ठाक है। और फिर जिस दिन मेरी स्पीड 40+ पर मिनट आने लग जाएगी 4-5 या 10 दिन लगातार, उसके बाद मैं टाइपिंग को थोड़ा सा साइड में कर करके कंप्यूटर पढ़ना चालू कर दूंगा। और मेरा ऐसा इस बार मेरा तो बिलीव है कि प्री के पहले ही कंप्यूटर टाइपिंग दोनों ही चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो मैथ में स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, जितना भी मेंस में एक्स्ट्रा आना है उतना मैं प्री के पहले ही कंप्लीट कर दूंगा सब कुछ। और वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन्स जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कि द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। कि आप किस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जब आपको मिल जाएगी तो आपको उतनी ज़्यादा ही उसकी अहमियत आपको रहेगी। और प्रेमानंद जी की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, सीजल आपको जैसे बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, तो प्रेमानंद जी की बहुत प्यारी लाइन है कि मार कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। और हर कठिनाई को रौंद कर आगे बढ़ो। मैं राम भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन रावण की एक लाइन है जो कि मुझे थोड़ी सी पसंद है, कि वीर पुरुष एक बार कोई कदम उठा ले तो पीछे हटने से वीरता को दाग लगता है। तो एक बार SSCGL की प्रिपरेशन में हम लोग उतर आए हैं, तो अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि अब ये बात सिर्फ नौकरी की नहीं रह गई है, अब ये बात अपने आत्मसम्मान के ऊपर रह गई है। तो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। और ये करने में अपने को पेन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत दर्द होगा, चीज़ें छूटेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वेलकम टू द पेन जोन। बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरा प्री नहीं निकला, तो मुझे हमेशा, में जैसे प्रीवियस वीडियो हम लोग देखा होगा, कि मैं यही देखा करता था कि भाई लोगों को कैसे प्री निकल रहा, लोगों को कैसे मेंस निकल रहा, कैसे लिस्ट में नाम आ रहा, क्या हो रहा क्या हो रहा। मुझे लगता था कैसे क्या होगा, लेकिन वही है ना कि इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक वो चीज़ें हो नहीं आती तो वो इम्पॉसिबल लगती हैं। जब तक मैं मेंस दिया नहीं, तब तो मुझे लगता था कि भाई मेंस कैसे देने जाएंगे, क्या होगा, कैसे क्या होगा। सेम सेंटर होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन भाई मेंस देने का फीलिंग ये अलग है। मतलब प्राउड फीलिंग होती है, लगता है कि हाँ भाई कुछ तो उखाड़ लिया ज़िंदगी में, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो टिटी टिटी चल रहा है। भले मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है, सही है, सही है, सही है। एंड एक चीज़ है, एक लाइन की मैंने पढ़ी थी कि भाई सुन, 6 महीने की सच्ची मेहनत तेरी पूरी लाइफ बदल कर रख देगी। लॉक इन कर, दिखा दे कि ठीक है भाई। लॉक इन करते हैं खुद को, गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं कहाँ है, बस वीडियोस में दिखेंगे आपको। आपसे कहीं नहीं दूर जा रहा हूँ, लेकिन दिखा देते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आज 25 जनवरी 2025 है, एक साल बाद 25 जनवरी 2026 होगा, तब तक मेरे अकॉर्डिंग CGL 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा। लाइफ चेंज हो चुकी होगी बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों की सेम रह जाएगी। तो आपकी सेम ना रह सके इसलिए आप भी मेहनत करिए, मेरी ना सके इसलिए मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं भी मेहनत करता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करता रहूँ। तो बस यही है कि जो जो इस बार 2024 में रह गया है वो खुद को घायल शेर समझे, और घायल शेर की दहाड़ से ज़्यादा उसकी सांसें खतरनाक होती हैं। तो लगे रहिए। और ये मेरा खुद से एक वो है कि 2026 में मुझे कार खरीदनी है, क्योंकि मैं कार का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मेरी ऑलमोस्ट वीडियोस कार के ऊपर ही होती हैं, कार का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इसलिए 2026 मुझे कार खरीदना ही है। और वही है कि एट द एंड सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो ये एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो साथ में ग्रो करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, ग्रो विद रजत।